नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या की खबर से, जहां धर्मनगरी अयोध्या इस बार फिर एक ऐतिहासिक दीपोत्सव की तैयारी में जुट गई है। 28 अक्टूबर से 4 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज होगा। 2017 से ही दीपावली पर अयोध्या का सरयू घाट रिकॉर्ड संख्या में दीपों से जगमग होता रहा, लेकिन 2024 में 8वें दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन में कार्य योजना तय हो चुकी है और इस बार दीपोत्सव कई मायने में खास होने जा रहा है। ये इसलिए भी खास होगा क्योंकि रामलला के श्री विग्रह की स्थापना के बाद इस वर्ष पहली बार दीपोत्सव होगा। ऐसे में इस भव्यतम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस वर्ष न केवल राम की पैड़ी, नया घाट समेत अयोध्या के विभिन्न घाटों को 25 लाख से ज्यादा दियों से सजाया जाएगा, बल्कि 4 दिन तक चलने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में रोशनी सजाकर इस कदर आकर्षक होगी जो अयोध्या धाम को साकेत धाम की वास्तविक अलौकिक आभा प्रदान करेगी। बताते चले कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान अयोध्या को इंटेलिजेंस, डायनेमिक कलर और चेंजिंग एलईडी डेकोरेटिव पैनल्स और मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन समेत विभिन्न प्रकार की आधुनिक लाइटिंग से युक्त किया जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है, तो निश्चित रूप से ये भव्य होगा और बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। इसमें जो पिछली बार का लक्ष्य है उससे उम्मीद करते हैं कि इस बार ज़्यादा ही रहने की उम्मीद है और इसके साथ साथ सरयू नदी के तट पर और चीज़ें भी जो है इसमें प्लान की जा रही है और इसको और भव्य से भव्य बनाने का जो है वो पूरी तरह से योजना पे काम चल रहा है। हमारे जो नोडल ऑफिसर्स हैं और वॉलंटियर्स हैं उन सबके साथ में बैठक हो चुकी है कि किस तरीके से जो हर साल की तरह दीपोत्सव होता है उसको और अच्छे तरीके से हम लोग करने के लिए क्या तैयारी हम लोगों की होनी है। विभिन्न विभाग इसमें जुड़ने हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो कि दिए जलाए जाते हैं, तो वो सारा तैयारी जो है उसको काफ़ी पहले हम लोग शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए सारे विभागों को निर्देश हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो पर्यटन विभाग है उसकी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये भी लगातार उनसे बात करके उसको किया जा रहा है। दीपोत्सव की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। 2023 के दीपोत्सव के बाद अब एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ अयोध्या बढ़ेगी। यहाँ के प्रशासन ने इस बार करीब 25 लाख दीप जलाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा। ऐसे में इसकी अलग छटा दिखेगी और इसके तैयारियों का जो स्वरूप होगा बहुत विशाल होगा। तो कहीं न कहीं इस बार के दीपोत्सव के लिए जिला प्रशासन ने कमर तो कसी ली है, साथ ही अवध विश्वविद्यालय की टीम भी इसमें पूरी तरह से लग गई है, क्योंकि 10,000 के ऊपर वॉलंटियर्स इस बार भी लगाए जाएंगे। हालांकि अभी पूरा आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन 25 लाख दियों को जलाकर इस बार अयोध्या को रोशन किया जाएगा और इस दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज, अयोध्या। यूपी की राजधानी लखनऊ के बेहद व्यस्त और भीड़भाड़ वाले इलाके में से एक महानगर इलाके में मस्जिद के निर्माण की आड़ में सार्वजनिक फुटपाथ को मिटाकर न सिर्फ उस पर कब्जा कर लिया गया है, बल्कि उस मस्जिद की सीमा के अंदर शामिल कर लिया गया है। जबकि यहां से चंद कदमों की दूरी पर ही महानगर कोतवाली है, पर अवैध कब्जा करने वालों के मंसूबे इतने बढ़ चुके हैं कि उन्हें बाबा के बुलडोजर का डर नहीं लग रहा है। वहीं खुद एलडीए और नगर निगम से जुड़े तमाम अधिकारी भी अनेकों बार यहां से रोज गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद भी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है और अधिकारी शायद शिकायत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हम इसमें निजी पार्षद को दोषी मानते हैं, सरकार को दोषी मानते हैं और वहां लखनऊ के महापौर को दोषी मानते हैं, क्योंकि ऐसे जिहादियों के हाथ में सरकार को गिरवी रखने के लिए दे रहे हैं और इनको मतलब स्थानीय पार्षद और महापौर को दिखाई नहीं दे रहा है कि मस्जिद की आड़ में वहाँ पे अवैध पार्किंग कब्जिया लिया है और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे महानगर थाना है। वहाँ उठते बैठते मतलब सारे लोग निकलते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, सबसे पहला तो जो है इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है और नगर निगम की जिम्मेदारी है कि जो भी भवन का निर्माण हुआ है या जिस भी चीज़ का निर्माण हुआ है
क्या वह सरकारी ज़मीन पर हुआ है, या फिर अगर सरकारी ज़मीन पर निर्माण नहीं हुआ है तो जिस भी हिसाब से बना है उसका नक्शा पास हुआ है, उस भवन का जो निर्माण हुआ है उसका नक्शा जो अगर पास हुआ है तो उस नक्शे के अनुरूप वो बना है। ये जिम्मेदारी जो है मूल रूप से जो है विकास प्राधिकरण और उसके अधिकारियों की होनी चाहिए। वो जो मस्जिद बनी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो जिस भी ज़मीन पर बनी हो, उसके सामने से जो सड़क है उस पर से कई अधिकारी, कई मातहत कर्मचारी जो है जाते हैं। ठीक है, ये उनको देखना चाहिए कि जो है पार्किंग की ज़मीन अगर है तो इस पर जो है इस तरह की बिल्डिंग कैसे बन गई। 30-32 बार सरकार मुझे हिंदुत्व के मुद्दे पे, अवैध निर्माणों के खिलाफ, अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ जब मैं सड़क पे उतरता हूँ मुझे नजरबंद कर देती है। कल लखनऊ में करामत मार्केट निषादगंज क्षेत्र में, जो कि महानगर थाना अंतर्गत है, वहां पर अवैध रूप से इन बने हुए निर्माणों को लेकर के मैं सड़क पर उतरने का मैंने ऐलान किया है। और उससे पहले मैंने 24 घंटे पहले पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण को, नगर निगम को, लखनऊ के जिलाधिकारी जी के रिसीव करा दिया, उनको सुपुर्द कर दिया है कि आप 24 घंटे में अंदर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा मैं सड़क पर उतरूंगा। और मुझे डर है कि सरकार पर हर बार की तरह मुझे नजरबंद करेगी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि सरकार न्याय के लिए साथ में खड़ी होती है या मुझे नजरबंद करती है। ये अतिक्रमण है धर्म के नाम पे। आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये 15 दुकानें, एक भी दुकानें इस अवैध निर्माण के नीचे हिंदू की नहीं हो सकती है। देखिए, अवैध अतिक्रमण तो धर्म की आड़ में ही हो रहे हैं, चाहे मस्जिद बना के हो रहे हैं, चाहे मजारे बना के हो रहे हैं। और चूंकि ब्यूरोक्रेसी का बहुत पुराना ढर्रा है, तब डरने वाली, कमजोर, हिलने वाली सरकारें होती थी तो ब्यूरोक्रेसी उनको बताती थी कि साहब हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा। इसके आड़ में ब्यूरोक्रेसी अपना पल्ला झाड़ लेती थी। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की मजबूत सरकार है। इस तरह के कारणों से हिलने डुलने वाली सरकार नहीं है। जो भी उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण करेगा, अवैध काम करेगा, उस पे बाबा का बुलडोजर चलेगा। राजधानी लखनऊ में जिहादियों की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन जिहादियों की हिम्मत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण खुद स्थानीय प्रशासन है। संस्थाएं और स्थानीय पुलिस इन्हीं की वजह से जिहादी मस्जिद निर्माण की आड़ में सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा करने से बाज नहीं आते हैं। प्रशासन को अपनी कार्यशैली में बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि इन जिहादियों को अवैध कब्जा करने से रोका जा सके। आप ठीक पीछे जो मस्जिद देख रहे हैं वो इसी का जीता जागता प्रमाण है। रोहित बाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। यूपी के जनपद सीतापुर के ग्राम पंचायत पहाड़पुर ब्लॉक मच्छरहटा में सामने आई बहुत बड़ी धांधली, जहां नरेगा का जेसीबी के माध्यम से काम कराया जा रहा है। वहीं काम से पहले ही मिलीभगत से वीडियो सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान पैसे निकालते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने विरोध जताया और कहा कि सरकार ने गरीब ग्रामीणों के रोजगार के लिए चलाई योजना है, जिसमें भ्रष्टाचार और गरीबों के अधिकार को मारने का कार्य जो है, यानी काम ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी वीडियो कर रहे हैं। एक और जहां प्रदेश के योगी राज में भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई जारी है, तो वहीं दूसरी ओर जनपद के पहाड़पुर के ग्रामीणों ने अधिकारियों और प्रधान की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा मुख्य विकास अधिकारियों को भी इसके संबंध में अवगत कराया गया है, किंतु यानी कि अभी तक उच्च अधिकारियों ने प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि प्रधान करण सिंह, बीडीओ प्रवीण और सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह मिलीभगत करते हुए क्षेत्र में अनेकों गबन और भ्रष्टाचार करते रहते हैं, जिसका विरोध और शिकायत करने के बाद भी कोई भी कार्रवाई उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं की जाती। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान करण सिंह, बीडीओ प्रवीण और सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह मिलीभगत से नरेगा में पोर्टल पर दर्ज कर्मियों के नाम से पैसा निकालते हैं, किंतु यानी कि सारा काम जेसीबी के माध्यम से अवैध रूप से करवाया जाता है और लाखों रुपए का हेरफेर किया जाता है। तो वहीं अब फरियादियों की मांग है कि प्रदेश की योगी सरकार और उच्च अधिकारी ही इस मामले में कार्रवाई करेंगे और ग्रामीणों को न्याय देंगे। भैया, ये मामला ग्राम पंचायत पहाड़पुर ब्लॉक मछरेटा सीतापुर का मामला है। ये सलाही पुत्र गुलाब पहाड़पुर ग्राम पंचायत के हैं, ये और राम प्रकाश भी हैं। और ये आप देख रहे हैं जेसीबी चल रही है, पूरी मेलबंदी और समतलीकरण इस खेत का होना था। और चूंकि ग्राम प्रधान और सचिव और ब्लॉक अधिकारी के मिली भगत से इस खेत का जो पैसा था मनरेगा के तहत आता था, 2 महीने पहले ही, लगभग 2 महीने पहले ही निकाल लिया गया। और उसके बाद किसान से पैसा लेकर के और डीजल जेसीबी इस तरीके से मिली भगत करके ये सब कार्य चल रहा है। और जबकि इसका पैसा प्रधान, सेक्रेटरी और ब्लॉक अधिकारी सब खा गए हैं। यही भैया जो बता गए वो बिल्कुल सत्य बता गए हैं, मैं कुछ झूठ नहीं दिया जी।
वैसे हमारे वहाँ जो ग्राम पंचायत में बहुत गड़बड़ घोटाले हुए हैं, एक नहीं 50 कार्य बता सकते हैं सर। मेरे गांव में जो भी काम हुआ है कोई काम अच्छा हुआ नहीं। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ घर के 2-10 कदम पे एक नल लगा है सर, वो पैसे दे के नल बनवाता है, नल भी नहीं बनवाता। कोई भी काम ले लीजिए करता नहीं है। ये प्रधान जी हमारे यहाँ का, और जब भी कुछ बोलते हैं तो बार बार धमकी देता है छोटी मोटी बातों पे। अभी भैया आपसे बात कर रहा हूँ, इसके लिए भी मेरे को बहुत मतलब उल्टा सीधा बताएगा वो। और कोई काम नहीं हुआ है हमारे यहाँ। अभी ये खेत का जो काम हो रहा है ये भी सब जाली हो रहा है, जेसीबी से करवाते हैं ये लोग काम, जबकि मजदूरों से काम करवाना चाहिए। हम लोगों की चलती नहीं, हम लोग बहुत दौड़े भागे, कहीं कोई हमारी सुनती नहीं कोई, इसलिए हम आपके पास आए सर। सर ये जेसीबी द्वारा काम कराया जा रहा है। नरेगा का प्रधान करण सिंह और राहुल भैया, सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह और प्रवीण जी बीडीओ साहब हैं, इनके द्वारा काम कराया जा रहा है जेसीबी द्वारा नरेगा वाला। और ये तो काम सिर्फ आम आदमियों किसानों के लिए होता है, मतलब कि गरीब वर्ग के लोग कर सकते हैं काम। और इसका पैसा 1 महीना पहले निकाला जा चुका है, जो इन सबके द्वारा मिली भगत के द्वारा पैसा आपस में बांट लिया जाता है। लाभार्थी से पैसे लेकर जेसीबी में डीजल या पैसे जो भी डाल के काम कराया जाता है। सलाही और राम प्रकाश, सलाही और उनके पिताजी का नाम राम प्रकाश है, इनके द्वारा काम कराया जा रहा है। हमारे यहाँ जो नरेगा का काम चल रहा है वो जेसीबी के द्वारा कराया जा रहा है, जिससे मजदूरों का हक मारा जा रहा है, जबकि सरकार मजदूरों के लिए आवाज़ उठा रही है। और फिर भी हमारे ग्राम के जो प्रधान हैं करण सिंह उर्फ राहुल, और सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह, और जो है वीडियो प्रवीण वो भी इस जो है घटना में शामिल है। और इसका जो पैसा है एक महीने पहले ही निकाला जा चुका है। और हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्य है जो मजदूरों के द्वारा ही कराना चाहिए, तो जिससे उनको जो है लाभ होना चाहिए। और एक बात और है कि जो मानसरोवर वाला जो पैसा था वो लगभग निकाल लिया गया, उसके तौर पर कोई भी काम नहीं हुआ है। और अभी हमारे यहाँ लगभग 4 दिन हो गया है। राम प्रकाश पुत्र झप्पू और सलाही पुत्र गुलाब, जो दोनों चचेरे भाई हैं, और उनका खेत है। और खेत में पिछले 4 दिनों से जेसीबी से नरेगा का कार्य कराया जा रहा है। जबकि मामला यह है कि प्रधान, सेक्रेटरी और खंड विकास अधिकारी, जो कि हमारे यहाँ ग्राम प्रधान करण सिंह उर्फ राहुल हैं, सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह हैं, और खंड विकास अधिकारी प्रवीण जी हैं। ये हुआ है। उसके बाद नरेगा का कार्य जेसीबी से किया जा रहा है, और इसका लगभग 2 महीना हो गया है। इसका पैसा जो था वो निकाल करके आपस में जो क्या कर किए हैं, सब ऐसे बंटाधार कर दिए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां राजघाट से पड़ाव को जोड़ने वाले मालवीय पुल के समांतर बनने वाला ये ब्रिज गंगा के 30 मीटर डाउन स्ट्रीम से शुरू होकर पड़ाव तक पहुंचेगा। स्थानीय स्तर पर प्रशासन की ओर से जिस तरह की डीपीआर तैयार की गई है, उसमें डाटपुल को चौड़ा कर बनारस की ओर से आने वाले रास्ते को रिंग सर्किल से इस पुल को जोड़ना बाकी है, यानी जोड़ा जाना है। और गंगा नदी में सिग्नेचर ब्रिज बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मालवीय ब्रिज के बगल में बनने वाले इस ब्रिज की डीपीआर रेलवे की ओर से तैयार की जाएगी। इसको लेकर मंडलायुक्त ने क्या कुछ जानकारी दी है, आप भी सुनिए। जो वाराणसी मुगलसराय रेलवे स्टेशन जो डीडीयू नगर कहलाता है, उसके बीच की स्ट्रेच का एक नया पुल रेलवे के द्वारा बनाया जाना है, जो रेल और रोड दोनों प्रकार का पुल होगा। उसकी डिज़ाइन ड्राइंग का कंसल्टेशन बाकी विभागों के साथ चल रहा है। अब आने वाले सप्ताह में ही रेलवे के द्वारा एक मीटिंग सीख गई है। पहले भी पिछले महीने मीटिंग की गई थी, जिसमें जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उसमें हमारे PWD है, NHAI है, नगर निगम है, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सिंचाई विभाग है, और इसके अलावा जो नगर निगम का क्षेत्र रामनगर साइड में भी है, सारे विभागों की समन्वय बैठक हुई थी। उसका जो डिज़ाइन ड्राइंग है सब विभागों को दिया गया था। उनके ऑब्जेक्शंस और उनके सुझाव उसके ऊपर मांगे गए थे, वो सारे के सारे एक्सचेंज हो चुके हैं। अब उसमें जो अंतिम रूप निकल के आ रहा है उसके बारे में ही चर्चा होकर अगले हफ्ते मीटिंग होगी। मुझे लगता है आने वाले 1-1.5 महीने में इसका सारा डिज़ाइन ड्राइंग अगर फाइनल हो जाता है तो जल्दी ही फिर इसका जो टेंडर कोटेशन जो भी प्रक्रियाएँ चलती हैं वो पूरी होंगी, और उसके बाद जल्दी ही शायद मुझे लगता है 3-4 महीने बाद इसका कंस्ट्रक्शन चालू होगा। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां परहार ब्लॉक के गांव पिलुआ सादिकपुर में एक गौशाला का निर्माण हुआ, जिसमें भुगतान और मौके पर निर्माण को देखा जाए तो बड़ा अंतर निकलकर सामने आ रहा है। गौशाला में लगने वाली कच्ची पीली ईंट, सीमेंट, चंबल, गिट्टी, सरिया सभी को लाखों का भुगतान गौशाला के लिए हुआ है, लेकिन मौके पर भुगतान का आधा काम हुआ है।
गौशाला के कर्मचारी ने बताया कि लगने वाली टीन शेड खराब गुणवत्ता की लगी है। बरसात के समय पानी टीन शेडों से निकलता है और गौशाला के चारों तरफ लोहे की जाली लगनी चाहिए, लेकिन जेसीबी से खाई खोदकर छोड़ दी है, जिसमें दिन रोज गाया फंसकर मर रही है। और ग्रामीणों ने बताया कि वास्तविक संख्या गायों की संख्या कम है, लेकिन भुगतान ज्यादा पंजीकृत गायों का हो रहा है। जब इस संदर्भ में सक्षम अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा जांच का विषय है। नई बनी है साहब तो, अच्छा, ये गौशाला में क्या लगता है कितनी ईंटें का लग गई होंगी इसमें? तो साहब यहाँ में अच्छी लग रही है, दीवार सी लग रही है, बस यहाँ में चाहता हूँ कई हजार मान लो लड़ा मनी और तो यहाँ कछु कोई मकान है तो बन नहीं ना। ये टीन वगैरह जो लगी है, ये टीन लग रही है, जैसी लगी जैसी ना लगी सब चोचा मत। अच्छा, हाँ जी, खरंजा वरंजा इसमें खरंजा कच्चू ना है, कहूँ नीचो मान ततना है हमारा रहे बात टाइम पर हमने कही ना तो सेक्रेटरी सुने ना कोई सुने। गौशाला आओ जी गैया न गया होगा गौशाला क्या स्थिति है यहाँ गौशाला? ये मतलब साहब गैया रोज मरने भी जाए ना कोई डॉक्टर ना कछु। अच्छा, ये निर्माण अभी हुआ है, नया बना है? नया पुराना बता मैं तो जानता हूँ। शेड लगा हुआ है, ये सही लगा हुआ है इसमें? हाँ जी, गलत है, ये सिंगल है। अच्छा, हाँ जी, डबल होता है? डबल होता है वैसे जी, पर सिंगल है, सब तो चाहमत है। अच्छा, तो ये नहर सी खोद रखी है, ये खाई खोद रही है, यहाँ में गैया अगर पड़ते यहाँ में जाली लगनी, जाली की जगह पर खाई खोद दी है, हम गैया और उल्टी मरते हैं गिरे के नहीं जाओ। तो ये तो गाय खेतों में भी चली जाती है? खेतों में जाती है और फिर जहाँ पे गिर पड़ते जैसे कोई जोरदार है वो तो लेकर जाते खेत न का, और हल्की पतरी है वो गिर पड़ते हैं यहाँ में तो फिर बाय में खींचते। अच्छा, ये पूरा कच्चा छोड़ दिया है इन्होंने, ये भी तो पक्का होना चाहिए था थोड़ा। पक्का ही साहब सवाल तो पक्के की कह रहे पर पक्को कराए ही नहीं, सब ऐसा ही छोड़ दियो मैं कि मैं कराए के नहीं तो टेम्परेरी कराए कुरू को नहीं और बस छुट्टी, कोई सुनाई ना रही। प्रधान वगैरह सेक्रेटरी वगैरह से कभी कोई ना है, कच्चू सब पे घर बैठ जाते देखते। यूपी के मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक में चल रही मनरेगा की धांधली में छापेमारी जारी है, जहां सुदर्शन न्यूज द्वारा दिखाई गई खबर सही पाई गई। विकासखंड के अधिकारी ने गांव रायपुर के औचक निरीक्षण में मनरेगा में बड़ी धांधली मिली है। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव से जवाब मांगा गया। फिलहाल मामले में टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है, तो वहीं अब देखना होगा कि आखिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब कार्रवाई की जाती है। ये बिल्कुल बेकार है, इसमें कोई कर नहीं सकता सवारी ढंग से। चारों तरफ पेड़ खड़े हैं, कायदे में पहले पेड़ कटने चाहिए। ये इन पेड़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे लिए। कोई भी सवारी लेकर आए टकराती है, इसमें खेत वालों को काटना चाहिए या कटवाना चाहिए, कुछ ना करना चाहिए इसके लिए। आज इस सड़क पर कोई काम चला है मनरेगा का? नहीं चला है। जो शिकायतें आई हैं उनकी जांच के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। कल मेरे द्वारा रायपुर का भ्रमण किया गया था, तो वहाँ पर भी कुछ अनियमितताएं पाई गई जिनकी जांच कराई जा रही है और शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। किस चीज़ से संबंधित जांच थी सर? वहाँ पे मनरेगा के संबंध में था, वो काम दिखाया जा रहा था ऑनलाइन, लेकिन काम मौके पे नहीं पाया गया। इस समय मौजूद है मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी क्षेत्र के विकासखंड कार्यालय पर। बात की जाए तो आपको बता दें, लगातार मनरेगा के मामले में चल रही बड़ी धांधली को लेकर मुरादाबाद जनपद में विकासखंड के यहाँ जो वीडियो है उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कल एक गांव पर सीधे छापेमारी की है और जहां उन्होंने रंगे हाथों एक नई बात सामने निकल के आई है, जो सुदर्शन न्यूज़ की खबर द्वारा लगातार दिखाया जा रहा था कि फर्जी तरीके से आईडी में स्टॉल जारी कर मजदूरों की मजदूरी मारी जा रही थी। उसी क्रम में कल विकासखंड के अधिकारी यहाँ पर जो यहाँ चेतन है उन्होंने मौके पर जाकर देखा है और जाकर 53 मजदूरों की ऐसी धांधली पकड़ी है जो 3 आईडिया जनरेट की गई थी और उसमें मेस्ट्रोल जारी कर रहे थे। लेकिन बात की जाए तो बिलारी विकासखंड में सुदर्शन न्यूज़ द्वारा लगातार इस खबर को प्रकाशित किया जा रहा था और मंडलायुक्त और जिलाधिकारी की बात की जाए तो उन्होंने भी एक टीम गठित कर जांच के निर्देश दे रखे हैं। लेकिन बात की जाए तो विकासखंड के अधिकारी ने खुद बिलारी विकासखंड के गांव रायपुर में जाकर कल मौके पर तत्काल निरीक्षण किया तो वहां पाया गया कोई भी मजदूर कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन आईडी जनरेट की गई थी और 53 मजदूरों की मजदूरी चली हुई थी। अब बात की जाए तो इस बड़ी धांधली को लेकर ग्राम प्रधान और सचिवों से जवाब मांगा गया है कि आखिर किस कारण और कैसे ये आईडी जनरेट हुई और वो 53 मजदूरों की मजदूरी किसके खाते में जानी थी। अब देखना ये क्या इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे कितने विकासखंड के गांव होंगे जिसमें इस प्रकार की धांधली का खुलासा होगा। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद।
यूपी के वाराणसी में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के बहाने लाखों रुपए की ठगी करने वाले साइबर ठगों को पुलिस ने दबोच लिया। वाराणसी के व्यापारी को टास्क पूरा करने और बड़े लाभ का प्रलोभन देकर साइबर अपराधियों ने 27.25 लाख की चपत लगा दी। इन्वेस्टमेंट कराकर अपराधियों ने अपने नंबर बंद कर लिए और पीड़ित का रुपया पार कर दिया है और ब्रांडेड कंपनियों के वेबसाइट बनाकर कई लोगों को शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, नकदी आदि भी जो सामान है उनके द्वारा बरामद की गई है और इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस से 2 केस दर्ज कर लिए हैं और डीसीपी क्राइम ने आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया, जहां से कोर्ट ले जाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, साइबर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई जिसमें हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये लोग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम पर, एक विक्टिम है अजय जी, इन लोगों ने टेलीग्राम से उसका लिंक करा के पैसे ट्रांसफ़र कराए थे, लगभग 37 लाख रुपए के आसपास, और उनसे पैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर जब ट्रांसफ़र कराया और फ्रॉड करके फिर वो लोग उनका फ़ोन उठाना और ग्रुप को गायब कर दिया था। जब हम लोगों को कंप्लेंट मिली तो इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज करी गई है और मुकदमा दर्ज करके हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों ये राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे रिकवरी भी हुई है और जो अमाउंट है उसको भी हम लोग लगातार फ्रीज करा रहे हैं। जल्द कोशिश ये रहेगी कि जो विक्टिम है उनके पैसे वापस उनको दिलाए जाए। किस तरह का इन्वेस्टमेंट था ये बेसिकली जो विक्टिम है वो साड़ी के कारोबारी हैं और इनको प्रलोभन दिया गया था कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, आपका पैसा बढ़ के ज़्यादा मिलेगा आपको। इस प्रकार से प्रलोभन देके इनको एक ग्रुप में ऐड कराया गया था जहां से इनके पैसे ट्रांसफ़र होते। सर, ये लोग पैसा कैसे लेते थे? मतलब कितने अकाउंट में लिए या कितने अकाउंट को आप लोगों ने फ्रीज किया? शुरू में जो पैसा था वो एक अकाउंट में जाता है, उसके बाद वो अलग अलग लेवल में पैसा जाता रहता है, तो उसको हम बी और सी लेवल बोलते हैं। जैसे एक अकाउंट से 10 में गया, फिर उसके आगे अगले 10 में गया, तो इस प्रकार से टोटल 100 अकाउंट हो जाते हैं। तो हम लोग कोशिश ये रहती है जितनी जल्दी हमें सूचना मिलती है हम उतने ही अकाउंट जल्दी फ्रीज कर पाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था जो हमें रिपोर्टिंग की थी। यूपी के मैनपुरी में दिखा बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां भोगांव और कुरावली 2 अलग अलग क्षेत्र में घटना हो गई है। 3 दिन से हो रही बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बच्ची दीवार गिरने से 2 मासूम सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे को लेकर यहाँ पर मांग की है, जिसमें प्रशासन ने सभी मृतकों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। ये घटना मुझे मिली है साहब 6:15 पे, तो मैं गया वहाँ देखा तो 2 लोग दबे पड़े थे, बाकी बच्चे अलग थे, उनको पहले निकाल लिया था। ये 2 लोग निकलवाए मैंने अपने सामने, तो दोनों लोगों की डेथ हो चुकी थी। कैसे खत्म हुआ? ये कच्ची दीवार पे छप्पर पड़ा था, तो दीवार गिरी, फिर छप्पर उसके नीचे दब के दोनों लोग डेथ हो गई। दीवार कैसे गिर गई? क्या बारिश की वजह से? बारिश जी। 2 लोग मौत हुई है, कोई घायल भी है इसमें? नहीं, घायल नहीं है, वो बच्चे अलग थे, थोड़े बच गए, छप्पर में थे। एक का नाम ममता है लेडीज का और उसका नाम दिलीप है। कहाँ के रहने वाले हैं ये ममता राजलपुर की है और वो कानपुर की तरफ का है। उसका गांव पता मुझे नहीं मालूम है, वो आता जाता है बहुत पहले से। ये रिश्तेदारी में आए थे क्या? हाँ। कैसे खत्म होगा ये लोग? ये दीवार, कच्ची दीवार पे छप्पर रखा था, वो बारिश की वजह से छप्पर गिरा, उसके बाद दीवार भी साथ में पलट गई, वो दब गए। दोनों लोग खत्म हो गए। यूपी के बिजनौर में एक बार फिर हिंदुओं की आस्थाओं से छेड़छाड़ की गई है, जहां जहावीर गोगा जी के स्थल को शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि पूरा मामला बिजनौर के शरकोट का है, जहां सैकड़ों वर्षों से जहावीर गोगा जी का मेला लगता आ रहा है और वहीं एक जहावीर जी का एक चबूतरा बना हुआ है, जहां लगे झंडों पर प्रसाद चढ़ता है। आपको ये भी बताते चले कि शरकोट एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। आरोप है कि बीती रात किसी असामाजिक तत्व ने जहावीर गोगा जी के बने चबूतरों को तोड़ दिया, जिसको लेकर हिंदू समाज सैकड़ों लोगों ने कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को नामजद करते हुए पुलिस को सूचना दी। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जहावीर गोगा जी स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात कर दी और मामले में आगे की जो भी कार्रवाई हो जारी है। में हमारा एक सैकड़ों वर्ष से यहाँ पे मेला चल रहा है जहावीर नवमी का। वहाँ पर उनकी मणि बनी हुई थी, जिसको कुछ जिहादियों के द्वारा उसको ढाया गया है और उस ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश करी जा रही है। धीरे धीरे करके जो आज जो लैंड जिहाद चल रहा है उसके तहत ये कार्यक्रम चल रहा है उनका। आज इस पर भी कब्जा करा जा रहा है, हमारे मेले को ख़त्म करा जा रहा है। धीरे धीरे करके हमारी जितनी भी आस्थाएं हैं उस पर ठेस पहुँचाई जा रही है। इसलिए हमने आज थाना अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र दिया है और हम चाहते हैं कि सभी को दंड दिया जाए और इस टाइप का कोई भी बंदा अगर आगे कोई कार्रवाई करता है, इस टाइप की कोई होती है, तो उसको
अच्छे से उचित कार्रवाई करी जाए। मोहल्ला शेखान शेखपुर नगर में जो मोहल्ला शेखान है वहाँ पे जो नौमी का मेला, बाबा जहार दीवान जी का जो मेला सैकड़ों वर्षों से हमारे पूर्वजों के टाइम से जो लगता चला रहा है वो इस बार भी लगा। उसके बावजूद भी ठीक संपन्न हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी रात शरारती तत्वों ने, मैं तो ये कहूँगा जिहादी मान लीजिए या गुंडे मान लीजिए, वो शेरकोट हमारा जो कस्बा है ये बड़ा शांतिप्रिय कस्बा है, इसका माहौल ख़राब करने के लिए और जिस तरह से देश और विदेश में ट्रेनों के आगे सिलेंडर रखकर पेट्रोल की बोतल भरने का जो काम करते हैं, इस तरह से इनको दंडित किया जाए, यही हमारी ये मांग है। खबर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां शेयर बाजार ट्रेडिंग घोटाले की आरोपी सुमी बोरा और उसके पति तार्किक बोरा को 10 दिनों की फरारी के बाद असम पुलिस ने डिब्रूगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि फिलहाल असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ दंपति से पूछताछ कर रही है। ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि डिब्रूगढ़ के पुलिस अधीक्षक राकेश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुमी बोरा और तार्किक बोरा को सुबह करीब 9 बजे डिब्रूगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया है। उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया कि क्या दोनों ने आत्मसमर्पण किया है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ टीम ने ये 2 जन को, सुमी और तार्किक को डिटेन करके डिब्रूगढ़ पीएस केस 352-24 में हम लोग को अभी आपके सामने ही हैंडओवर कर दिया। हम लोग अभी पूछताछ करना पड़ेगा और डिटेल स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद हमें खबर मिल जाएगा कि क्या क्या हुआ है करके। दो लोगों को अभी तक हैंडओवर किया था, सुमी बोरा और तपन बोरा उसके हस्बैंड। नहीं, ये अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट लेने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग को हैंडओवर किया टीम, और हम लोग को जो प्रोसीजर प्रोसेस है कानून में जो करने का चीज़ है हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हमें डिटेल इंट्रोगेशन करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। कल रात को कहाँ रखा गया था? हमें अभी हैंडओवर किया गया था, तो बाकी डिटेल्स हमें पूरा स्टेटमेंट में लेना पड़ेगा। आपके सामने अभी 9 बजे के टाइम पे, करीब 8:45-9 o'clock के टाइम पे जो हैंडओवर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में 3 दिवसीय वार्षिक मेला 13 सितंबर से शुरू हो गया। वहीं झुलनी एकादशी के अवसर पर तीनों दिन खास प्रोग्राम किए जाएंगे। जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियां कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि मंदिर में 2 तरह से व्यवस्थाओं को बांटा गया है। एक तरफ कानून व्यवस्था रहेगी तो दूसरी ओर भीड़ प्रबंधन व्यवस्था रहेगी। व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए इस बार 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मंदिर परिसर के बाहर कुल 150 एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और एडीएम ने बताया कि मंदिर के बाहर एक्स्ट्रा 150 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि पार्किंग व्यवस्था में भी सुधार किया गया है। 3 दिवसीय मेला 13 सितंबर से 15 सितंबर तक है और लाखों की संख्या में भक्तगण और श्रद्धालुगण आएंगे। और हर बार की बात उनकी सुरक्षा को लेके, फैसिलिटीज़ को लेके और उनके आवास, ठहराव, इन समस्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर और कलेक्टर महोदय ने भी 5-7 दिवस पहले बैठक ली थी, उसमें निर्देश जारी किए थे। हमारी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है काफ़ी दिनों से, और हमारा प्रयास रहेगा कि श्रद्धालुओं को कम से कम असुविधा हो। और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत भी सभी प्रकार की मॉनिटरिंग के लिए 150 सीसीटीवी कैमराज एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम 2 जगह स्थापित किए गए हैं, बासुरा चौराहे पर और कुरेठा नाके के आसपास, जहां एक टेंट लगेगा और उसमें पुलिस अधिकारीगण, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मेडिकल की टीम्स के साथ साथ और पूछताछ केंद्र और कई फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज के वाहन वहाँ पर खड़े रहेंगे। बिहार के मुंगेर कोतवाली थाने की पुलिस ने बच्चे के गले से सोने का लॉकेट काटकर बेचने वाले 2 अपराधियों सहित चोरी का सोना खरीदने वाले एक ज्वेलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गले से चैन काटने का सीसीटीवी भी वायरल हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान हो गई है और मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 अज्ञात लोगों के द्वारा एक बच्चे के गले से उसका सोने का चेप्टी था, जो हनुमानी लोग भी कहता है, उसको अज्ञात चोरों द्वारा उसको काट करके छीन करके भाग गया था। इस संबंध में हम लोगों ने अग्रिम अनुसंधान के क्रम में उसके सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और उसको तत्क्षण सभी थानों में सर्कुलेट कराया गया। उसके बाद उस अपराधी की हम लोग पहचान की है। उस अपराधी का नाम आया मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद बिक्की, जो मुबारक चक का रहने वाला है। फिर उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया। अरेस्टिंग के बाद से जब उससे हम लोग पूछताछ किए तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि जिस घटना को हम लोगों ने किया है
और इस घटना में जो हम लोग ने छीना था वो सोने की चक्की, उसको हम लोगों ने एक संजय पोद्दार हैं जो सुजावलपुर में एक सोने चांदी का व्यापार करते हैं, उनके यहाँ वो बिक्री किया था। फिर हम लोगों ने उस दुकानदार को भी डिटेन किया, दुकानदार से भी हम लोग पूछताछ किए तो उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि हाँ हम लोग इसे सोने की चक्की रखे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसे बरामद किया है, बरामद करके अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य और अन्य व्यवस्थाओं पर सतत नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने उज्जैन के दताना हवाई पट्टी पर टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर अवधेश शर्मा से वीडियो कॉल पर चर्चा कर बाढ़ आपदा में फंसे 2 प्रभावितों के रेस्क्यू कार्यों की जानकारी ली। वहीं बताया कि टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ ब्लॉक के चंदेरी खास ग्राम पंचायत के महोबिया गांव घाट में धसान नदी के टापू पर 24 घंटे से फंसे राम मिलन यादव और रामचरण दोनों ग्रामीणों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ के जवानों को बधाई दी और एसपी टीकमगढ़ रोहित कासबानी को बाढ़ राहत बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका के लिए इन जवानों को सम्मानित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से भी चर्चा कर उन्हें अति वर्षा की स्थिति में निरंतर सजग रहने की समझाइश की है। मध्य प्रदेश के धार जिले में नगरीय प्रशासन और धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। प्रभारी मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद जिला योजना समिति की बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया गया और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। राहुल गांधी देश में कि विदेश में उनको पता ही नहीं है। विदेश में जाके पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। वो तो ढूंढते ही हैं कि जिससे देश की बदनामी कैसे हो, उन्हीं बंदों को ढूंढते हैं। क्या मध्य प्रदेश में अच्छे काम नहीं हो रहे क्या? मध्य प्रदेश में आज सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने जो प्रोग्रेस की वो राहुल गांधी ने देखी है क्या? आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने जितने काम किए वो राहुल गांधी ने देखे क्या? इसलिए हम नॉन सीरियस नेता के बयान को सीरियस नहीं लेते। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो है सिखों के लिए भी कहा है कि सिख भारत में सुरक्षित है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं कह तो रहा हूँ कि एक बाल बुद्धि का व्यक्ति जिस प्रकार की बयानबाजी करता है, ऐसी बयानबाजी राहुल जी ने विदेश में जाकर की है। पहले वो करते थे तो इतना सीरियस कोई लेता नहीं था, पर अभी वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको समझना चाहिए कि जिस पद पर बैठे हैं वहाँ पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता बैठा करते थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार की पैरवी यूनाइटेड नेशन में की थी। गुजरात की सूरत में फोस्टा और रेलवे प्रशासन के साथ ट्रांसपोर्टेशन पर विशेष बैठक की गई है और साथ ही मार्केट व्यापारियों की रेलवे सरकार में ट्रांसपोर्ट को लेकर मांग उठी। आपको ये भी बताते चले कि सूरत शहर के मिलेनियम मार्केट में स्थित फोस्टा कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल में फोस्टा व्यापारियों और रेलवे अधिकारियों के साथ ट्रांसपोर्टेशन को लेकर अहम बैठक की गई। इस मीटिंग के दौरान रेलवे अधिकारी ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। काफ़ी सकारात्मक बैठक रही और ये जैसा कि अभी आपने सुना कि ये एक समन्वय के रूप की कड़ी के रूप में एक बैठक थी। कुछ मांग है फोस्टा की, कुछ हम भी कुछ चीज़ें समझना चाहते थे कि हमारी क्या मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है रेलवे से, तो काफ़ी सकारात्मक बैठक रही। आज रेलवे मुंबई डिवीज़न, वलसाड़ डिवीज़न और सूरत के रेलवे के पदाधिकारी आप सूरत के व्यापार को ट्रांसपोर्टेशन में कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके लिए आप सूरत में फोस्टा कार्यालय में हमारे एक व्यापारियों और सूरत के जो ट्रांसपोर्टर है उनके साथ हम लोग एक सामंजस्य एक मीटिंग रखी कि हम कैसे सूरत में जो माल बाहर मंडियों में जाता है कैसे वो उनको बेटर सर्विस मिल सके, समय की बचत हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाइज भी कैसे मोदी जी के जो सपनों का भारत है उसमें हर एक फैक्टर के अंदर हमेशा मोदी जी का ये प्रयास रहा है कि कैसे डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट है, चाहे हाईवेज जो बन रहे हैं या रेलवे है, तो उसी कड़ी के अंदर रेलवे भी हमारे पास एक बहुत बड़ा पार्ट है। सूरत से करोड़ों का कपड़ा, 1 लाख करोड़ का कपड़े का व्यापार सूरत से पर ईयर होता है। खबर मध्य प्रदेश के जिला कलेक्ट्रेट दमोह में हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, जिसमें हर मंगलवार 300 से 400 लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, जिनमें
जिसमें जन सुनवाई में पंजीयन के साथ कलेक्टर दमोह के समक्ष सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज की है। कई शिकायत सालों से दर्ज है, उन पर आज तक कोई भी निराकरण नहीं किया जा रहा है और ना ही शिकायतकर्ता को उसके संबंध में कोई जानकारी दी जाती है। जब इस संबंध में हमारे दमोह सुदर्शन न्यूज़ रिपोर्टर राज पाठक ने डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, अध्यक्ष मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग भोपाल, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त से बात की तो उन्होंने इस संबंध में चिंता जताते हुए जांच की बात कही है। मंगलवार को जन सुनवाई और हर जन सुनवाई में करीब 300-350 के आवेदन जन सुनवाई में आवेदन लगते हैं और उनका निराकरण के क्या होता है क्या नहीं होता इसकी कोई जानकारी नहीं है। कई सीएम हेल्पलाइन में चढ़ा दिया जाता है जन सुनवाई का और वो पेंडिंग पड़े रहते हैं सालों, तो उस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। अब आपने बात करी है इसके विषय में हम जानकारी मतलब हमारे कभी नहीं करी। जब पहली बार आपने हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने जनता के हितों को किया, कलेक्टर से भी बात की, ऊपर भी बात की और ऐसा नहीं है हमारे अभी जो कलेक्टर है बड़े अच्छे हो उनके नाले में बात आई तो सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए मैं राज पाठक, रिपोर्टर सुदर्शन टीवी न्यूज़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।